आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। 1994 से हम लोग हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाते हैं। मिस्टर पानूस, जो कि हमारे फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल थैलेसीमिया फेडरेशन के, उनके बेटे जॉर्ज को भी इसी बीमारी से वो ग्रस्त थे। तो उन्होंने 1994 से उन सभी विक्टिम से जो थैलेसीमिया से ग्रसित रहे हैं और अपने बेटे जॉर्ज के आने में ये दिन शुरू किया था। बेसिकली इस दिन का मतलब क्या है, क्यों हम लोग मना रहे हैं, क्यों ये दिन खास है? ये इसलिए है कि इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, पब्लिक को पता चले, लोगों में सोशल अवेयरनेस हो, और साथ ही जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोग को ज़रूर हम जागरूक करना चाहते हैं, जिससे वो लोग इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं कि जो इनसे ग्रसित लोग हैं, बच्चे बड़े, उन लोगों के लिए स्पेशल केयर, पेशेंट सेंट्रिक केयर मिल सके, इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए। तो हम लोग को इस तरह से जागरूक करना होता है। और बहुत सारे NGO, सोशल सर्विस वाले लोग, बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसी, सभी लोग इस काम के लिए 8 मई को अवेयरनेस जनरेशन करती हैं। और इसी सिलसिले में हेल्प यू ट्रस्ट संस्था ने भी बहुत जगह जगह वो लोग अपने इसको जागरूक करने के लिए पब्लिक को और लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या होता है थैलेसीमिया? क्यों हम लोग इतने परेशान हैं कि थैलेसीमिया के बारे में लोगों को पता चले, लोग जाने? ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जो शरीर की खून के अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं ना, जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स का साइज़ कम होता है, उनका नंबर कम होता है, और उसको जो ऑक्सीजन कैरिंग हमारा प्रोटीन होता है RBCs का, उसमें म्यूटेशन हो जाता है जीन्स में, और उसमें गड़बड़ी पैदा हो जाती है। जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा RBCs का ऑक्सीजन कैरियर है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप एक मालगाड़ी के डिब्बे की तुलना करिए हीमोग्लोबिन से। नॉर्मली हीमोग्लोबिन 15 उसके आसपास होना चाहिए, लेकिन इसी तरह से अगर हमारी मालगाड़ी है, मान लीजिए उसमें सामान्यतः 15 डिब्बे हैं और 15 डिब्बे सब नॉर्मल साइज़ के हैं, तो अगर उसके अंदर जो गुड्स लेके जाएगी वो गाड़ी, तो वो अच्छे से अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर हम मालगाड़ी के डिब्बों को 15 से 7 कर दें, 6 कर दें या 8 कर दें और उनके साइज़ भी कम कर दें, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग को ज़रूरत है, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लिवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे हमारे हाथ पैर हों, चाहे तक कि हमारी स्किन हो, हाथ के उंगलियों के पोर तक भी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, तभी टिश्यू अच्छे से काम करता है, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो इस बीमारी में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में फ़र्क पड़ता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, RBCs छोटी हो जाती हैं, और उसमें बहुत सारी एबनॉर्मल RBCs होती हैं जो कि स्ट्रेंथ वाली और हेल्दी नहीं होती हैं। तो इसके बारे में लोगों को बताना, समझाना बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा पेरेंट्स से बच्चों में आता है। तो ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि अगर किसी एक पेरेंट में ये है तो नीचे बच्चों को भी हो सकता है। तो ये जानकारी देने के लिए हम लोग ये दिन स्पेशली मनाते हैं। अब थैलेसीमिया क्या है ये तो हम समझ गए। ये कितने टाइप का होता है? 2 तरह का थैलेसीमिया होता है। एक हो सकता है अल्फ़ा ग्लोबिन का थैलेसीमिया और एक हो सकता है बीटा ग्लोबिन का थैलेसीमिया, जो कि हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है। तो अल्फ़ा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन दोनों के ही जो थैलेसीमिया से उनके 4 प्रकार होते हैं। एक तो हो सकता है जो नॉर्मली हर उसमें 4 जीन्स होते हैं, हो सकता है कि उसमें एक जीन्स खराब हो, 3 जीन ठीक हों, तो ऐसे में उसको होता है नॉर्मली जो बच्चा या बड़ा जो भी है वो उसका साइलेंट कैरियर होता है। अगर उसके 2 जीन्स खराब हैं तो वो कैरियर होगा, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं होगी। अगर 3 जीन्स खराब हैं तो ये H हीमोग्लोबिन वाला हो जाता है, और इसमें कुछ मॉडरेट या सीवियर बीमारी भी हो सकती है। और जो चारों जीन्स अगर ख़राब हो गई हैं तो आप उसको समझिए मेजर थैलेसीमिया हो गया। और थैलेसीमिया मेजर बहुत ही परेशानी वाला, ट्रबलसम और बहुत मुश्किल से
कंट्रोल करने वाला होता है। तो ये तो थैलेसीमिया के प्रकार हो गए। इसी तरह से बीटा थैलेसीमिया के भी होते हैं, ऐसे अल्फ़ा ग्लोबिन के और बीटा ग्लोबिन के। तो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं, थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। अब ये देखिए सिम्टम्स क्या हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, हम कैसे जानेंगे कि उसमें थैलेसीमिया हो सकता है? तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा 6 महीने से 24 महीने के बीच में जब होता है तो उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं। बच्चा जो है पीला दिखने लगेगा, बच्चे को बहुत थकान लगेगी, माँ का दूध भी खींचने में उसको कमज़ोरी महसूस होगी, और बड़ा है तो उसको वीकनेस होगी ही, फटीग बहुत जल्दी होने लगेगी, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, बदन पीला होगा, और छोटे बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत डिलेड हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे इस तरह के आते हैं ओपीडीज़ में हम लोग के पास हॉस्पिटल में, तो माँ यही शिकायत लेकर के आती है कि बच्चा पीला हो रहा है, दूध नहीं खींच पाता है, परेशानी हो रही है। ऐसे में बच्चे का जब टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन जब कम है तो ये हो सकता है कि वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ, लेकिन बहुत से और कारण होते हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो थैलेसीमिया से हो। थैलेसीमिया की वजह से होगा तो उसकी हम लोगों को जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, जेनेटिक एनालिसिस करानी पड़ेगी। तो ये तो नॉर्मली छोटे बच्चों का प्रेजेंटेशन है। लेकिन होता यह है कि नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता कि बच्चों में माँ से या पिता से ही जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस इस चीज़ की ये है कि कैसे हम पता करें कि बच्चे में या बड़ों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थैलेसीमिया का कोई जीन तो नहीं है। इसीलिए हमको ये इम्पोर्टेंस ज़रूरी है कि हम लोग बताएं कि अगर कोई भी, यहाँ तक कि शादी भी अगर कोई लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि दोनों लड़का और लड़की का जीन टेस्टिंग जरूर, जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग जब हो जाती है तो मान लीजिए कि दोनों लड़का और लड़की दोनों में ही कोई भी जीन गड़बड़ नहीं है, थैलेसीमिया ना माइनर ना मेजर कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अगर एक जो है वो कैरियर है और दूसरा नहीं है तो भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया आएगा। लेकिन अगर दोनों कैरियर हैं तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है। और अगर किसी को थैलेसीमिया मेजर है, एक ही को पेरेंट्स, मान लीजिए माँ को है फादर को नहीं है, या फादर को है माँ को नहीं है, तो भी बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों की शादी होने वाली है वो लोग अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। अगर शादी हो चुकी है लेकिन आपने टेस्टिंग नहीं कराई और आपको पता चलता है कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग में निकलता है कि आपको थैलेसीमिया के कैरियर हैं आप, तो आपको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर मान लीजिए आपने प्री कंसेप्शन नहीं कराया, आपको प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि देखें कि बच्चे के अंदर तो नहीं जा रहा। उसको हम लोग जब बच्चा पेट में ही है तभी उसकी टेस्टिंग की जा सकती है। तो दो तरह से टेस्टिंग हो सकती है बच्चों की, बच्चे के लिए माँ की। तो मान लीजिए पहला बच्चा आपका 8 या 10 हफ्ते का बच्चा हो गया है पेट में, तो 11 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच में अगर आते हैं तो हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं कोरियानिक विलाई के थ्रू। एक नीडल डाली जाती है माँ के पेट से और प्लेसेंटा का छोटा सा पार्ट लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग से पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन थोड़ा और लेट हो गया 16 हफ्ते के बाद तो एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पता चल जाता है कि कोई जेनेटिक गड़बड़ी या म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपको अपने को देखभाल करनी होगी, या बच्चा पैदा होगा तो उसकी केयर करनी होगी। और अगर आप उसको अबॉर्ट करना चाहेंगे, आपको लगेगा नहीं हम थैलेसीमिया मेजर या माइनर का बच्चा नहीं रखना चाहते, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। डिसीजन लेना आसान होगा, लेकिन उसके लिए अपने काउंसलर और डॉक्टर दोनों से आपको सलाह देते रहना होगा। डायग्नोसिस के लिए मैं बताया आपको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हीमोग्लोबिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उससे टेस्टिंग हो जाती है। जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, जेनेटिक एनालिसिस आती है, उससे पता चल जाता है कि थैलेसीमिया है कि नहीं है। और बाकी हम लोग ब्लड का CBC कराते हैं, पूरा ब्लड काउंट, और उसमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कम है,
साइज़ भी आरबीसीज की छोटी होती है। रेटिकुलोसाइट्स को देख के पता चलता है कि हेल्दी रेटिकुलोसाइट्स कितनी हैं और उसी हिसाब से आपको डायग्नोसिस करना आसान होता है। अब सवाल उठता है कि हम प्री नेटल काउंसलिंग कराते हैं, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कराते हैं या बच्चे की डिलीवरी के तुरंत बाद काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या हम कर सकते हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि हम प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब तो हर शादी के पहले लोगों को टेस्टिंग, अपनी स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए जेनेटिक, जिससे कि पता चले कि कोई भी पार्टनर थैलेसीमिया मेजर या माइनर या कैरियर कुछ से भी ग्रसित तो नहीं है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको ये पता चले कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। क्योर नहीं है, इस बीमारी का क्योर करीब करीब नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए आप कैरियर हैं या आपको बहुत माइनर प्रॉब्लम, तो आप छोटी बहुत अपनी केयर करके अच्छे रह सकते हैं। लेकिन जो मॉडरेट है थैलेसीमिया या मेजर थैलेसीमिया है, तो उन लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि 4 मंथ्स तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर सीवियर है तो आपको 15-20 दिन के बाद या 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ब्लड सेल्स नई डोनर की दी जाती हैं तो वो हेल्दी ब्लड सेल्स होती हैं, उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और उससे सिम्टम्स में कमी आती है। दूसरा इलाज एक बहुत अच्छा शुरू हुआ है, वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, और दूसरा होता है इसी की तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इन दोनों का रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं और इसमें हेल्दी डोनर से लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बेस्ट रिजल्ट्स अगर आप सिबलिंग से डोनर बनाए, लेकिन सिबलिंग्स में यूजुअली ये होता है कि कोई ना कोई, अगर मेजर थैलेसीमिया मेजर का केस है तो सिबलिंग भी ज़्यादातर या तो विक्टिम होते हैं और नहीं तो फिर कम से कम उनको कैरियर ज़रूर होते हैं, तो मुश्किल हो जाता है मिलना। अब एक नया इंजेक्शन भी आ गया है जिसको कि 3 महीने पर लगाते हैं, यूएस में इसको इन लोगों ने अलाउ कर दिया है, तो उससे भी कहते हैं कि इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल टाइप की ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इन सब बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करने से बहुत हद तक चांसेस अच्छे होते हैं कि आपकी नॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाएंगी और जो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, कमी है, वो ठीक हो जाएगी। तो ये तो बात हुई, ट्रीटमेंट तो नहीं कहना चाहिए, क्योर तो नहीं, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट है, कंट्रोल करने के तरीके हैं। कुछ चीज़ें डाइट के बारे में मैं बताऊंगी जो ज़रूरी हैं। इसमें क्या होता है कि चूँकि हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पार्ट गड़बड़ है, तो हीम जो हिस्सा है यानी कि आयरन, उसका डिपोजिशन होने लगता है। तो इसकी वजह से स्टोर अगर आयरन का बढ़ जाएगा तो आप लिवर में, स्प्लीन में या और अंगों में आयरन की डिपॉजिट होगा और वो नुकसान करेगा। इसके लिए हम लोग चीलेशन थेरेपी करते हैं, जैसे कि आयरन को वहाँ से हटाया जाए बॉडी से, जिससे कि समय समय पर चीलेशन थेरेपी करके बच्चों को सामान्य रखा जाए। तो एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि चीलेशन थेरेपी होनी चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और डाइट में ध्यान रखना चाहिए कि अधिक आयरन वाली चीज़ें ना दी जाएँ। जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं हरी साग सब्जियाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हरी साग सब्जियों में चूँकि आयरन बहुत है और आयरन ऑलरेडी इस बीमारी में ज़्यादा हो जाता है, तो हमको हरी साग सब्जियाँ अवॉइड करनी है। विटामिन सी की चीज़ें दे रही है, ब्रोकली दें, ये सब चीज़ अच्छी है। एग दें, मिल्क प्रोटीन दें, प्रोटीन ज़्यादा जाएँ, एग भी दे सकते हैं। प्रोटीन ज़्यादा जाए, आयरन कम जाए, तो इन बच्चों का या इनके विक्टिम्स का काफ़ी हद तक केयर हो सकती है। इसको एकदम मामूली भी नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश में तो ये थैलेसीमिया बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं है। ये सच बात है कि ज़्यादा होता है मेडिटेरेनियन एरियाज़ में, अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज़ में, मिड वेस्ट में, लेकिन इंडिया में भी इसके केसेस हैं। और इस समय करीब करीब इंडिया में मोर देन 1 लाख विक्टिम्स हैं थैलेसीमिया के, और करीब 40 लाख कैरियर्स हैं। तो इसका
देखा जाए तो बहुत छोटा नंबर नहीं है। इसके बारे में हम लोग को सजग रहना ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है, और हम लोग को पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट, काउंसलिंग सेंटर्स, केयर सेंटर्स रखने ज़रूरी हैं, हेल्थ केयर्स खोलने ज़रूरी है। पूरे ग्लोबली देखें तो हर साल 56,000 प्रेगनेंसी, 56,000 प्रेगनेंसीज में ऐसा होता है कि जो लोग थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं, और उसमें से 30,000 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से होते हैं। तो इसका क्वांटम काफ़ी अधिक है। हम लोगों को इसके बारे में काफ़ी देखभाल करनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा किस तरीके से हम समय पर डायग्नोसिस करें, किस तरीके से समय पर हम इनका अच्छा कंट्रोल करें, ट्रीटमेंट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन, जिसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है, जेनेटिक स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कंसीव कर गए हैं तो आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एंटीनेटल केयर, उसकी आप इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जिससे कि पता रहे कि बच्चे में अगर होने वाला है तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकें, अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह कर सकें, और काउंसलर के टच में बराबर रहें। तो मैं हेल्प यू ट्रस्ट संस्था का फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इस और एक अच्छा कदम उठाया है। कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ से समाज जागरूक हो, लोगों को पता चले, लोग अवेयर हों इस बीमारी से, और डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों को पता रहे, उन लोग भी जागरूक हों कि इस तरीके से हम लोग कैसे इनका समय पर पहचान, उनका निदान और उनका उपचार करा सकें। तो मैं फिर से सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोग, इस संस्था को बधाई दूंगी कि इस और आप अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।